दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। मैं बता दूं, आज का जो वीडियो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के ऊपर रहने वाला है। मतलब ये जो वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर रहने वाला है। मतलब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और एस्टेट 2023-2024 के अंदर कुल 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसको मैं अच्छे डिस्कशन करूंगा। आप वीडियो आप अंत तक देखें। मैं बता दूं, ये वीडियो देखने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आईओटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये वीडियो बहुत आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है कि अगर आप एसटीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो आप में अंत तक देखें, ठीक है। वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले कुछ बात समझ ले। यहाँ पर देखिए, टीआरई 1 में एक भी आईओटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। टीआरई 2 के अंदर एक भी नहीं पूछा गया है। टीआरई 3 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसटीटी 2023 के अंदर 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसटीटी 24 के अंदर 8 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि एसटीटी के अंदर आईओटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। टीआरई में भी पूछा है, टीआरई 3 में पूछा है। इसका मतलब टीआरई जो होंगे, टीआरई 4, उसमें भी आईओटी के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो बारी बारी से हम ये 22 क्वेश्चन को इसी वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आप एक चीज देख लेंगे कि ये साइड में हम लिख के लाए हैं कि कहां ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये टीआरई 3 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, Which wireless communication technology is commonly used in IoT devices for short range communication? ठीक है। सबसे पहले आप बात कीजिए, थोड़ा सा हम बात करें आईओटी के ऊपर। तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स का मतलब कोई वस्तु जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ठीक है, वो आईओटी डिवाइसेस कहलाते हैं। तो उसी डिवाइसेस के मतलब वही डिवाइसेस, मतलब जो भी डिवाइसेस जिसमें इंटरनेट चलता है वो सब आईओटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि कहता है आईओटी कोई डिवाइसेज है उसमें शॉर्ट रेंज अगर हमको कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन का मतलब संचार, एक जगह से डेटा दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। अगर छोटे स्तर पर करेंगे तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई, ठीक है। जैसे देखते हो हम अपने फोन से भी वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं किसी डिवाइसेस के अंदर। किसी मतलब अगर हमारे पास स्मार्ट वॉच है उसमें भी हम वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं, फिर हम ब्लूटूथ के माध्यम से कॉलिंग कर पाते हैं। तो ये चीज वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों जो है ना, ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। और ये जो 4G LTE जो है ना, ये वाइड रेंज के लिए यूज होता है। ये जो है ना वाइड रेंज है, इसका जो रेंज है ये बहुत ज्यादा है। तो शॉर्ट रेंज के लिए ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों यूज होते हैं। तो वही चीज पूछा गया है कि आईओटी डिवाइस के अंदर शॉर्ट रेंज जो है ना, तो इसका आंसर निकल के आएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जैसे स्मार्ट वॉच है उसमें भी कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, कनेक्टिविटी उसमें भी होता है, तो वो एक आईओटी डिवाइसेस कहलाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह से बहुत सारा डिवाइस देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। ब्लूटूथ जो है ना, ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। इसका लो पावर कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है। जैसे वियरेबल्स, मतलब वियरेबल्स का मतलब हो गया जो स्मार्ट वॉच, ये सब जो भी है वो स्मार्ट लॉक्स, हेल्थ डिवाइसेज, ये सब के में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें वाईफाई का। वाईफाई भी आईओटी डिवाइस के लिए जरूरत पड़ता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे स्मार्ट बल्ब, सीसीटीवी कैमरा में वाईफाई लगाते हैं और कनेक्टिविटी होता है। तो ये चीज शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ 4G LTE जो है ना, ये शॉर्ट रेंज के लिए नहीं है, ये वाइड रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। और ये चीज है क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is an example of IoT protocol used for device communication? मतलब डिवाइस कम्युनिकेशन का मतलब एक डिवाइस से डेटा दूसरे डिवाइस पर शेयर हो जाना, ये डिवाइस कम्युनिकेशन कहलाते हैं। तो आईओटी के अंदर इस तरह का कम्युनिकेशन करना हो ना, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो पूछा है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसका आंसर निकालते हैं। ये देखिए HTTP है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट पर डेटा जो है ना, ये सर्वर मान लीजिए, ये सर्वर है, ये मशीन सर्वर है, ये मशीन क्लाइंट है।
तो क्लाइंट से डेटा सर्वर, सर्वर से डेटा क्लाइंट पर कम्युनिकेशन करने की बात आएगी तो वहां पर प्रोटोकॉल जो यूज होगा HTTP यूज होगा। क्लियर? अब यहाँ ये IoT के लिए नहीं है, यहाँ पर बताया है डिवाइस कम्युनिकेशन, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। और ये कौन सा कम्युनिकेशन? वो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक मतलब एक डिवाइस से सर्वर और सर्वर से उस माने लोकल डिवाइस पर डेटा ट्रांसमिट होता है HTTP के माध्यम से। अगला बात करिए FTP जो है ना, इसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल है ना जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट में कोई फाइल को कहीं से कहीं हम शेयर कर देते हैं। क्लियर है? ये चीज FTP है। अगला है MQTT। MQTT का फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये क्लियर है? ये क्या करता है? ये प्रोटोकॉल एक डिवाइस से दूसरे IoT डिवाइसेज के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल है MQTT, मैसेज क्यूइंग का मतलब होता है डेटा जो जिसको हम ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो ये चीज है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं क्या बोले MQTT, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, पूछा गया भी है, आगे क्वेश्चन मिलेंगे। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, याद रखिएगा। और इसका क्या है? एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जिसको IoT डिवाइस के लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, जो लो बैंडविड्थ पर काम करता है, हाई लेटेंसी और अनरिलायबल नेटवर्क पर यह काम करता है। MQTT याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ ई-कॉमर्स मॉडल। देखिए अब थोड़ा सा इसमें हुआ क्या है कि IoT में कुछ क्वेश्चन जो है ना ये ई-कॉमर्स के भी घुस गए हैं, अलग आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ई-कॉमर्स अलग ही एक विषय है, लेकिन चलिए आ गया तो इसी को समझते हैं। ई-कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? खरीद बिक्री करना। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीद बिक्री की बात होगी या काम होगी ऑनलाइन, तो फिर वो ई-कॉमर्स कहलाते हैं। यहां पर क्या है, कहता है इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स मॉडल नहीं है। सबसे पहले बात करें बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर जो है ना ये मॉडल है, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है। कहने का मतलब एक बिजनेस, मान लीजिए एक फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट अमेजन क्या है? एक बिजनेस है, और हम होंगे कंज्यूमर, हम उससे क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं। तो बिजनेस टू कम्युनिकेशन के रूप में अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब चीज है, तो ये एक मॉडल है। अगला है कंज्यूमर टू बिजनेस, माने हम कंज्यूमर हुए, हाँ बिजनेस पर हम कुछ काम करते हैं, जैसे आप हमारी फ्रीलांसिंग करते हैं। वहां पर फ्रीलांसिंग एक बिजनेस मॉडल है जहां पर क्या होता है, हम एज अ कंज्यूमर हम वहां से काम कर लेते हैं। ठीक है, हम वहां उसको कुछ एफर्ट देते हैं, उसके बदले में हमको कुछ मिलता है। अगला है कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी मॉडल है। इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर देखिए ये क्या कहते हैं, OLX क्या है? OLX पर हम लोग सामान बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? हम अपना सामान, कोई मोबाइल है वो मतलब उसको हम बेचना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको OLX पर डाल देते हैं और कोई भी खरीद लेता है। तो हम कंज्यूमर हो गए, सामने वाला भी कंज्यूमर, हमसे खरीद लिया। तो इस तरह से जो मॉडल देखने को मिलेंगे ये सब मॉडल है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल कहलाएंगे, C2C। ठीक है, तो ये तीनों मॉडल होते हैं। क्लियर? यहां पर कहता है नॉट, कौन मॉडल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात बताया है, बिजनेस टू कंज्यूमर अमेजन और फ्लिपकार्ट काम करता है। C2B माने कंज्यूमर टू बिजनेस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, और उसके बाद C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर OLX, ई-बाय, ये सब चीज है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स वेबसाइट। देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर में अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब बताए थे ना, वही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमेजन जो है ना ये बिजनेस टू कंज्यूमर के है, मतलब अमेजन एक बिजनेस है और वहां से हम एज ए कंज्यूमर उस पर हम शॉपिंग करते हैं। ठीक है, जो भी चीज हम परचेज करते हैं ये चीज कर, तो वो हो गए बिजनेस टू
कंज्यूमर मॉडल, ठीक है, वेबसाइट है। अलीबाबा और गूगल, ये गूगल क्या एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा, जहां से हम कोई भी चीज फाइंड आउट करते हैं, याद रखिएगा। अलीबाबा भी कंपनी है, ठीक है, यहां पर देख ली थोड़ा सा अलीबाबा के बारे में। ये बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है ये अलीबाबा, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बिजनेसर को प्रोवाइड करता है। गूगल एक सर्च इंजन है, मैंने बताया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। देखिए, सबसे पहले मल्टीमीडिया की बात करेंगे तो एनिमेशन हमको याद आ जाएगा। एनिमेशन टाइप का जो फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, ये सब मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं। तो यहां पर अगर बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है, ये एमएस, इसके अंदर वर्ड से रिलेटेड काम करते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लेटर बनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये सब काम होता है। तो ये मल्टीमीडिया टूल्स नहीं है, ऑप्शन ए कट गया। अगला एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, फोटो को एडिटिंग करते हैं, ठीक है, इसके अंदर फोटो एडिटिंग करते हैं, सिर्फ सिंपल जान लीजिए। इसमें कोई मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स इसके अंदर नहीं होता, जो एनिमेशन टाइप का हम काम कर पाएंगे। एडोब फ्लैश जो है ना, यही मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स है जिसके अंदर हम एनिमेशन टाइप का काम कर पाते हैं। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइड में आप देखते चलिएगा कहां पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। व्हिच among the following is not true about IoT। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, उसके बारे में कहता है कौन सा चीज सही नहीं है। अब यहां पर देखिए, IoT बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग अपना हाथ, मतलब मेरा हाथ गीला रहता है, तो क्या होता है, हम कहीं पर नीचे, मतलब एक मशीन होता है, उसके नीचे हम हाथ डालते तो वहां से गर्म हवा निकलता है। तो जैसे ही सेंसर के माध्यम से जैसे हाथ प्रेस किए आगे, तो वो चलना चालू होना चालू हो गया। तो ये भी एक IoT के अंदर IoT डिवाइसेस कहलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कि जो ये हम किसी भी तरह का, मतलब हाथे हमको धोना है, तो उसके लिए हम उसके मतलब उसका शैम्पू लेना है, तो उसके नीचे हाथ डालते हैं, वो निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये सब IoT डिवाइसेज जो सेंसर पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है IoT के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो क्या IoT यूजेज माइक्रो कंट्रोलर्स, सही बात है, छोटे छोटे बातों पर काम करता है। अगला IoT सेफ, फुल्ली सेफ, गलत बात है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स माने डेटा जब आदान प्रदान होगा तो स्वाभाविक है पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसको सेफ बनाना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला पढ़िए, IoT यूजेस सेंसर एक्चुएटर्स, सही बात है, IoT के अंदर सेंसर ये सब देखने को मिलते हैं। IoT यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, स्वाभाविक है, IoT वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जैसे मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा, वो क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी पर ही काम करता है। तो ये सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि IoT पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसको सेफ बनाना पड़ता है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की बात जहां आएगी तो वहां पर 100% सिक्योरिटी सेफ नहीं मानते हम लोग। किसी न किसी स्तर पर कभी न कभी डेटा लीक होता है, तो उसको जितना ज्यादा सिक्योर करके रखेंगे उतना ज्यादा उसमें सही रहता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, अबाउट IoT व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। माने IoT के बारे में कौन सा चीज सही नहीं है। पहला कहता है लाइट सेंसरी इज एनालॉग। अब लाइट्स, देखिए, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दो चीज होता है। माने वैसा सिग्नल जो एक फिजिकली डिवाइस में ट्रेवल नहीं करता हो, एनालॉग है। आप फिजिकली डिवाइस के अंदर ट्रेवल करे तो डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। तो लाइट सेंसर जो होता है, सेंसर दिखता नहीं है, बस हम हाथ लगाए उसमें कंटेंट आ गया, इशारा किए बल्ब बंद हो गया। तो ये चीज क्या है, एक लाइट सेंसर है, और ये चीज क्या है, एक एनालॉग सिग्नल पर काम करता है, सही बात है। अगला माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सिग्नल। अब बताइए, हम माइक्रोफोन जो हेलो चेक माइक्रोफोन का जस्ट समझिए कि हम रूम में है, हम आवाज लगाए कि भाई बल्ब बंद हो जाए, तो हम आवाज निकाल लें और ये बल्ब बंद हो जाए, तो इसमें डिजिटल सेंसर नहीं होता, इसमें भी एनालॉग सेंसर होता है। इसलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, और गलत ही बोला है, कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, कीबोर्ड इज अ डिजिटल सेंसर। स्वाभाविक है, कीबोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसमें डिजिटल सेंसर के रूप में वो तभी काम करता है। बटन प्रेस करते हैं तो बटन के अंदर डिजिटल सिग्नल होता है, जो सेंसर सेंस करता है कि इसमें कौन सा कीबोर्ड प्रेस हुआ, वो आगे काम होता है। पुश बटन के रूप में भी डिजिटल सेंसर होता है। अगर बटन दबाते हैं कि किसी भी लॉक का, अगर हम बटन दबा दिए तो वो क्या हुआ, ओपन हो गया, तो वो भी पुश बटन भी डिजिटल सेंसर के रूप में काम करता है। तो ये
तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, BLE स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी। ठीक है, ब्लूटूथ लो एनर्जी इसका फुल फॉर्म होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी, जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, डिजाइन किया जाता है लो पावर शॉर्ट रेंज एप्लीकेशन के लिए, ये आईओटी के अंदर, और फिट जैसे जैसे फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट लॉक्स, वेरिएबल सेंसर, ये सब चीज के रूप में यूज किया जाता है। जैसे हम लोग वॉच, डिजिटल वॉच लगाते हैं, जो वियरेबल वॉच है उसके अंदर भी ब्लूटूथ लो एनर्जी यूज करके फिटनेस प्राप्त किया जाता है अपने बॉडी का। ये सब चीज ब्लूटूथ लो एनर्जी के रूप में ये काम करता है। बीएलई का फुल फॉर्म यही है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, WSN स्टैंड्स फॉर, WSN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वायरलेस सेंसर नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहां पर समझिए WSN स्टैंड्स फॉर वायरलेस सेंसर, ये नहीं है स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, सेंसरियल, ये सब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल। ठीक है, सेंसर नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये वायरलेस सेंसर, एन फॉर नेटवर्क, पी फॉर प्रोटोकॉल, पी नहीं है, मतलब वायरलेस सेंसर नेटवर्क प्रोटोकॉल इसको फुल फॉर्म है। ये क्या है कि स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर है जो मॉनिटर करता है और डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन, ठीक है, कम्युनिकेटर, ये सब चीज को ये क्या करता है, सेंसर सेंसिंग करने का काम करता है। WSN देखते हैं, घर डिजिटल वॉच होता है, उसमें हम ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं, तो हमारा स्टेप्स बताता है, आपने आज इतना स्टेप्स फॉलो कर लिया है, आपने इतना स्टेप पूरा कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, WSN काम करता है वहां पर, वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल नेटवर्क जो है यही काम करता है। क्लियर है, उम्मीद करते समझे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए एक बात जान लीजिए, आईओटी बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान। ठीक है, मैं आईओटी पर ये वीडियो पर बताने के बाद मैं आईओटी पर कंप्लीट हम एक दो वीडियो में पूरा आईओटी खत्म कर दूंगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी एक्सेस टू रियल टाइम डेटा एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर फिजिकली सिस्टम मार्क द बिग चेंजेज ऑफ दिस एरा। अब देखिए, जो आईओटी का जो कॉन्सेप्ट आया, आईओटी इतना बड़ा जो बदलाव लाया, मतलब ये कैसे हो पाया है, तो वो इंडस्ट्री 4.0 के माध्यम से इसको लाया गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन मतलब औद्योगिक क्रांति। देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक 1600 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था, जिसमें हर काम मशीन के माध्यम से हुआ, चालू होना शुरू हो गया। तो उसी तरह आईओटी के रूप में जो इतना चेंजेस लाया गया, रियल टाइम्स डेटा ट्रेवल किया गया, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के रूप में, तो इंडस्ट्री 4.0 के रूप में लाया गया। जैसे यहाँ देख लीजिए, इंडस्ट्री 4.0 जो है ना, रेफर करता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके अंदर रियल डेटा एक्सेस, साइबर फिजिकल सिस्टम, स्मार्ट फैक्ट्री एंड ऑटोमेशन, ये सब देखने को मिले इंडस्ट्री 4.0 के अंदर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफॉल्ट बर्ड रेट ऑफ मॉड बस RTU इज, इसका होता है 9600। डिफॉल्ट रेट जो मॉड बट RTU का होता है 9600 होता है। जैसे देखिए मोड बस RTU ये वाइडली यूज सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा, ये वाइडली यूज सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर। ठीक है, इसका डिफॉल्ट रेट 9600 BPS होता है। ठीक है, बर्ड पर रेट, इसको फुल फॉर्म करते हैं बर्ड पर मतलब सेकेंड से ये है। उसके बाद थ्रू इट कैन बी कॉन्फ़िगर द हायर रेट, इसके हम घोड़ा घटा सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो है 9600 है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, डैश इज ऑनलाइन स्टोरेज डिराइव which can be browsed and from which item can be shared। मतलब इसमें से कौन सा ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव है जो ब्राउज करता है, खोज के निकालता है आइटम को और शेयर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसका यूज होता है मोबाइल एमई गैलरी। मोबाइल एमई गैलरी जो है ना, ये एक तरह का मतलब ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, जो शेयर करता है, ये खास करके एप्पल के लिए है। इसके अंदर आई क्लाउड जो है मतलब क्या करता है, फोटो को स्टोर करके रखता है, ब्राउज करता है ऑनलाइन और आइटम को शेयर करने का काम करता है मोबाइल मी गैलरी। क्लियर। अगला है फाइंड माई आई मोबाइल, आईफोन।
मतलब ये जो है ना क्या करता है, जो भी फोन अगर आईफोन कहीं गुम हो गया है तो उसको पता लगाने के लिए ये चीज करता है। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, डैश आर यूज टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ आईओटी। मतलब आईओटी के अंदर, फिर से समझिए, डैश आर यूज फॉर ओवरकम दी चैलेंज। ओवरकम का मतलब इग्नोर होता है, चैलेंजेस को कम करना, मैनेज करना रिसोर्स को आईओटी के अंदर, तो यूज होता है क्लस्टर्ड सॉफ्टवेयर एजेंट सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक। ये तीनों जो है ना इसका यूज करके आईओटी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, उस चैलेंजेस को जो फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कम करता है क्लस्टर सॉफ्टवेयर एजेंट और सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक के माध्यम से ये किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। तीनों का तीनों होगा इसलिए आंसर हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क। देखिए सिमेंटिक नेटवर्क जो है ना क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। सिमेंटिक नेटवर्क क्या कहता है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर वेयर concept node are connected to relationship as to show meaning and association। ठीक है, ये सिमेंटिक नेटवर्क आता है। और वर्ड नेट जो है ना ये एक तरह का सिमेंटिक नेटवर्क का एग्जांपल है। याद रखिएगा, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सिमेंटिक नेटवर्क का एग्जांपल है। वर्डनेट क्या है? और लेक्सिकल डेटाबेस ऑफ इंग्लिश वेयर वर्ड आर कनेक्टेड बाय सिमेंटिक रिलेशनशिप लाइक सिनोम्स, हाइपरनेम्स एंड हाइपोनेम्स। दिस इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क। ये चीज वर्ड नेट जो है ना ये सिमेंटिक नेटवर्क का एग्जांपल है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, अब एसटीटी 24 के अंदर ये क्वेश्चन सारा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ आईओटी। देखिए आईओटी का लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लो पावर। सही बात है, माने आईओटी का जो डिवाइसेज है बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। लो प्रोसेसिंग पावर, उसको प्रोसेस करने के लिए एग्जीक्यूट करने कम पावर जरूरत पड़ती है। और मेमोरी को भी कम एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब बहुत कम स्पेस में भी काम कर लेता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यही लिमिटिंग फैक्टर है, इसको लिमिट किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़िए। फुल फॉर्म ऑफ MQTT, ये भी देखिए पूछा है STT 23 के अंदर 24 के अंदर। MQTT के मैंने फुल फॉर्म बताया, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर 4 होगा। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट जो है MQTT का फुल फॉर्म है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, इन RFID, आर स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या फुल फॉर्म मैंने बताया? रेडियो, आर माने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यही फुल फॉर्म होता है RIFD का। इसका आर का मतलब पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यही फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसके बारे में बात लिखा हुआ है। RFD को रेडियो वेव के रूप में ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को, जैसे कॉमन एप्लीकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, काउंटलेस पेमेंट, ये सप्लाई, ये सब को ये काम करता है, ये रूप में काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने डी नहीं 3। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज अ बैकबोन ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ ई कॉमर्स। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है ना सारे पेमेंट का बैकबोन साबित होता है ये। ठीक है, सब इसी पर डिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के ऊपर। ये EPS का है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफर। पेपल एक बिजनेस मतलब पेमेंट सिस्टम है ये, और सबसे बेस जो है ना बैकबोन है EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसी पर ये सब काम करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 19, डिजिटल सिग्नेचर इज, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? बोथ डिजिटल ID सेंड एंड अटैचमेंट टू द वेब पेज, ईमेल, मैसेज, इस सब के रूप में जो हम डिजिटल मतलब ID सिग्नेचर हम लोग सेट करते हैं। जैसे बताइए मेल हम लोग किसी को सेंड करते हैं तो उस मेल के नीचे में हम डिजिटल सिग्नेचर उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे वो अटैच कर देते हैं, जिससे हर एक मतलब मैसेज में हम वो सिग्नेचर को यूज कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर यही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए। कुल 22 क्वेश्चन है। अनक्लासिफाइड ईमेल को कहते हैं अनसॉलिसिटेड ईमेल, या अनक्लासिफाइड ईमेल को स्पैम कहते हैं। ठीक है, स्पैम कहा जाता है।
ठीक है, जंक मेल को भी स्पैम कहते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ईमेल पर हम लोग को ये देखने को मिलता है। कभी कभी मैसेज हम लोग को सीधे सीधे इनबॉक्स में नहीं प्राप्त होके स्पैम में प्राप्त होता है, ठीक है, उसको अनक्लासिफाइड ईमेल कहते हैं या अनसॉलिसिटेड ईमेल कहते हैं, याद रखिएगा। अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट। डैश इज ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव which can be browsed and from which item can be shared। देखिए STT 24 में ये क्वेश्चन पूछा है और STT 23 में भी क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोबाइल मी गैलरी, जिसमें डेटा स्टोर होता है, ब्राउज करते हैं, खोज सकते हैं फोटो वीडियोज को और इसको शेयर कर सकते हैं। मोबाइल मी गैलरी है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आज का अंतिम क्वेश्चन, रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड। रिसोर्स मैनेजमेंट जो है कहाँ यूज होता है? देखिए रिसोर्स को मैनेज करना है तो IoT डिवाइसेज में क्या होता है, रिसोर्स को मैनेज किया जाता है। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज जरूरत पड़ता है, उस सब चीज को IoT डिवाइस में मैनेज किया जाता है। उम्मीद करते हैं इसका समझ गए हो। 22 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़िए। अब ये वीडियो यही खत्म होता है। जितने भी क्वेश्चन आए थे IoT से रिलेटेड, जितने भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं, मैंने सबका डिस्कशन अच्छे से कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बैक टू बैक अब जो है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर वीडियो पढ़ा देते हैं, तो अब क्या करेंगे, अब जो है हम कंसेप्ट को भी कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं कि आप ये देखिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ठीक है, फिर इस पर कंसेप्ट का वीडियो में 1-2 वीडियो 3 वीडियो में हम पूरा IoT खत्म कर देंगे। अब जो अगला वीडियो जो आने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर रहने वाला है। TRE1, TRE2, TRE3, STT 23, STT 24 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछा है, उसका वीडियो मैं अभी बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।